Hello kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th. So this is the number one channel for the aspirants of CBSE boards 2021. So welcome to the day 3 of Arambh Hai Prachand series and I hope आप लोगों ने पावर शेयरिंग चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. Like we have covered a few questions PYQs, लेकिन अगर आपने NCERT से चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया एक बार तो कोई भी टाइप का जो क्वेश्चन होगा अगर कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपसे डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना. तो दिस इज रश्मि सिंह योर टीचर. RSYT इज माय कोड. आप कोई सा भी कोर्स अगर अनअकैडमी के ऊपर चूज करते हो, इट कैन बी एनीथिंग. CBSE फ्रॉम क्लास 6 to 12, UPSC, SSC, IIT, JEE, NEET, कोई सा भी कोर्स आप यूज़ करोगे, RSYT कोड यूज़ करोगे तो यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट. ओके, so what is new in this class? So in this class we are going to have 3 people to teach you. Okay, so we are a environmental meet team. हम लोग एक टीम है जो आज आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाली है और एनवायरनमेंट को कैसे अच्छे से यूज़ करना है एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट करना है, इस क्लास के अंदर आपको पता चलेगा. सो हु आर द 3 पीपल? So first is Mr. Avenger, second is Mr. Challenger, and third is Rashmi Singh, your teacher. Okay, so हम तीनों जो है ना वो आपको आज पढ़ाने वाले हैं. तो सबसे पहले Avenger जो है, he is going to tell you about the subscriptions. Okay, so yes, my dear kids, अगर आप CBSE class 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो according to Avenger you are going to get amazing features over there. Okay, what are you going to get? So Avenger says that you are going to get daily live classes, live test and quizzes. The whole syllabus gets covered in a very structured way, and you get unlimited access to all the videos of all the subjects. Okay, so in one subscription you are going to get all the subjects, and also you have got some free classes over there. दिस इज़ फ्रॉम एवेंजर. ओके, मिस्टर एवेंजर ने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो. और मैं वो फ्री क्लासेस पे एवरी डे 12:30 आती हूँ. ओके, सो स्पेशल क्लासेस एवरी डे, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, टीचर्स डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, वैलेंटाइंस डे हो, कोई सा भी डे हो, आई विल एवरी डे कम देयर एट 12:30 PM. सारा सब्जेक्ट आपका कवर होगा एक सब्सक्रिप्शन के अंदर. आपको स्टेप 1 क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू योर लर्निंग, टू योर जर्नी ऑफ सक्सेस. सबसे पहला क्या करना है आपको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. सेकेंडली यहाँ पे मैनेज गोल में आपको सिलेक्शन करना है. ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे सिलेक्शन करना है, एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. नाउ किड्स, मैनेज गोल में क्या सिलेक्ट करना है? अभी देखो, CBSE क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल हैं. सारा कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है CBSE क्लास 6 से 12 तक का. सो इफ़ यू एंड योर सिबलिंग, आप या आपके कोई भाई बहन 6 से 12 तक की क्लास में हो, तो दोनों बच्चे ही पूरा कोर्स एक सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, आपको मैनेज गोल में जो लोअर वाली क्लास है वो सिलेक्ट करनी है. ठीक है, जैसे 10 और 12 में अगर 2 लोग, देन सिलेक्ट क्लास 10 एंड इन वन फोन यू कैन एक्सेस क्लास 10, इन अनदर फोन यू कैन एक्सेस क्लास 12. ओके, देन व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप? आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. यहाँ पर सारे टाइम आएंगे, आप कितने टाइम का एनरोलमेंट करना चाहते हो. सो किड्स, सबसे सस्ता जो है वो क्या है? सबसे सस्ता सुविस्ता प्लान इज़ ऑफ 3 year. ओके, अगर 10 क्लास में अभी लिया है तो 10, 11, 12 सब कुछ पढ़ सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो आप इसके अंदर. नाउ व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेप? इट इज़ टू यूज़ द कोड RSYT. इफ़ यू विल यूज़ दिस कोड RSYT you will get 10% discount. And I will feel really proud and I will feel really loved if you'll use this code. मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़. ओके, अनदर 10% डिस्काउंट यू आर गोइंग टू गेट विद द क्रेडिट्स. अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन 1000 क्रेडिट्स है, देन आई विल बी टेलिंग यू कि आप देखो 6 मंथ से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, आपके कॉइन्स वेस्ट नहीं होंगे, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट मिल सकता है. ठीक है, so this is all from Avenger. Now Rashmi Singh, your teacher, is going to teach you. So today's chapter is resource and development. Resources क्या होते हैं, development क्या होता है. Resources and development आपस में कैसे connected है? हाँ, बहुत ज़्यादा connected है. ठीक है, resources available होना एक चीज़ है, development होना अलग चीज़ है. ओके,
लेकिन हाँ, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपके अंदर दिमाग है तो आप उसको यूटिलाइज करके डेवलपमेंट कर सकते हो। ओके, एंड डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, ये कोई रेस नहीं है कि उसमें भागना है हमें, ठीक है। डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि नेचर का भी ध्यान रखा जाए उसमें। ओके, तो सबसे पहले रिसोर्सेज पे आते हैं। रिसोर्सेज जो हैं उनके 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किड्स। ओके, सो फर्स्ट इज रिसोर्सेज आर एबल टू फुलफिल योर नीड्स। ओके, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सराउंडिंग में है और आपके नीड्स को फुलफिल कर रही है, इट कैन बी अ रिसोर्स लाइक अ फोन कैन बी अ रिसोर्स बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग इट। द एयर वी ब्रीथ, द सनलाइट, एवरीथिंग इज resource. Why? Because it is satisfying our needs. Okay, now second feature is it is available in our environment. Okay, तो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं भैया वही रिसोर्स होंगी। अगर मैं यहाँ पे हूँ और कहीं पे कोई और चीज़ अवेलेबल है हमसे हज़ारों मील दूर, तो इट कैन नॉट बी अ रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट इज रिसोर्सेज वही हैं जो टेक्नोलॉजिकली हम एक्सेस कर पाएँ। ओके, तो लाइक किड्स सोलर एनर्जी पूरे राजस्थान में बहुत सारा अवेलेबल है। ओके, नाउ मेरे घर के ऊपर मैंने सोलर पैनल्स अभी थोड़े दिन पहले लगवाया, तो अब क्या किया मैंने, टेक्नोलॉजिकली उस सोलर एनर्जी को एक्सेस कर लिया। ओके, तो एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल ओनली कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ओके, अदरवाइज सोलर एनर्जी तो हर जगह ही है, लेकिन अगर हम उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसोर्स नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। ओके, मतलब आप बहुत सारा पैसा खर्च करो और आपको इतना सा रिसोर्स मिले तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। ओके, लाइक मिनरल्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, जहाँ जहाँ रॉक होगा वहाँ वहाँ मिनरल होगा, लेकिन हर रॉक से हम माइनिंग नहीं कर सकते, हर जगह पे माइनिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माइनिंग करने में भी बहुत पैसा लगता है, राइट। तो हम वहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं जहाँ पर एक्चुअली में माइनिंग करने के बाद हमें बहुत अच्छा इकोनॉमिकली अमाउंट में मिनरल्स मिल रहा है। ओके किड्स, तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना ज़रूरी है रिसोर्सेज का। एंड नेक्स्ट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। रिसोर्स है लेकिन अगर अगल बगल की सराउंडिंग को एक्सेप्टेबल नहीं है तो तुम उसको रिसोर्स नहीं कह सकती। जैसे आप कई बार देखते हो ना कि कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या कहीं पे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा होता है, तो वहाँ पर अगर सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है तो गवर्नमेंट वो प्लान्स को सेटअप नहीं कर पाती है। ओके, so yes, it should be culturally acceptable. Change the politics, not the climate, like here this girl is saying, right, कि climate इस इनको acceptable नहीं है कि आप environment को नुकसान पहुंचा रहे हो और कुछ development कर रहे हो रिसोर्स को यूज़ करके। ओके, so it should be culturally acceptable also. So these 5 features are important and this makes the definition also everything which is available in our environment and which fulfills our needs provided they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is called a resource. क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो सम थम गिव मी सम थम्स अप। ओके, जल्दी से लेट्स क्रैक इट लिख दो अगर क्लियर है तो। क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ यूजिंग द रिसोर्स इज ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स। ओके, ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके अंदर सोचने की क्षमता होती है, ठीक है, और भले आपके एनवायरनमेंट में प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हों, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स नहीं है तो उन रिसोर्सेज का कोई काम नहीं है, उन रिसोर्सेज से कोई डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, सो ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज। वाई? बिकॉज दे यूज द फिजिकल एनवायरनमेंट with the help of technology and institution to basically utilize the resources 100%। ठीक है, कोई भी रिसोर्स को 100% यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स फिजिकल एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, तब जा करके हम रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, लाइक हियर आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल। जो सोलर एनर्जी हमें सूरज से मिल रही है वो क्या हो गया? वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, हमने सोलर पैनल्स लगाया, दिस इज टेक्नोलॉजी। हम क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी को यूज में ले रहे हैं। ओके, एंड फाइनली जो पावर सप्लाई, जो भी पावर जनरेट हो रही है, वो एक इंस्टीट्यूशन, दैट कैन बी एन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो विद्युत विभाग होता है, वो क्या हो गया? आपका इंस्टीट्यूशन हो गया। उसको हमें बताना पड़ेगा कि मैंने अपने घर पे सोलर प्लांट लगाया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड एट माय होम।
ठीक है। तो मेरा जो हमारी जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हमें उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, एंड अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर ग्रिड में जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है हमारे घर पे, ठीक है। एंड देन वी गेट वन इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, सो यू नो ह्यूमन बींग्स आर सो इम्पॉर्टेंट, राइट। इंस्टीट्यूशन का मतलब आई थिंक क्लियर है ना, वो सारी बॉडीज जो लॉज वगैरह बना रही है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। जैसे अगर फॉरेस्ट है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, तुमको एक प्लांट लगाना है, फर्नीचर्स का एक तुमको इंडस्ट्री खोलना है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ द इंस्टीट्यूशन जिससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स जो है ना, दे समटाइम्स प्ले द रोल ऑफ अ हीरो, दे समटाइम्स प्ले द रोल ऑफ अ विलेन ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज। कैन एनीवन टेल मी, ये स्टेटमेंट मैं सही बोल रही हूँ? चैलेंजर से पूछें क्या? ओके, चलो। तो चैलेंजर जो है ना, वो आपको चैलेंज कर रही है, ओके, एंड शी is asking you a question. Do you think that resources are free gifts of nature? First of all, tell me this. Yes or no? आपको क्या लगता है, जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट मिला है, नेचर ने हमें ऐसे फ्री में दे दिया है गिफ्ट, हमें वो मुफ्त का मटेरियल मिला है ऐसा समझ कर कि यूज़ करते रहना चाहिए? दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम चैलेंजर. So kids, no, not at all. Here comes the role of human beings. They can turn into hero, they can turn into villain also, okay? तो वो जय और वीरू भी बन सकता है इंसान, और इंसान चाहे तो गब्बर सिंह भी बन सकता है, शोले वाला, ओके। इट ओनली डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। क्या आप इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके यूज़ कर रहे हो, या फिर आँख बंद करके एकदम फ्री में मिला हुआ है हमें और हम ऐसा समझ करके यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो किड्स, डू यू थिंक रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? सो नो, इट इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. वी हैव टू यूज़ इट थॉटफुली, वी हैव टू यूज़ इट माइंडफुली. हमें ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा रिसोर्सेज को. Explain the interdependent relationship between nature, technology and institutions. Now I think you will be able to answer it with the help of example. You can explain it in your exam. This question comes for 3 marks, okay? And then again you have to write in this that resources are not free gift of nature and only human beings can utilize the resources with 100% efficiency. Okay? चलो, ये 3 marks का question तो हो गया. Now क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द नेक्स्ट टॉपिक. तो हम रिसोर्सेज को कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है. ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड डेवलपमेंट, इनके बेसिस पर हमें क्लास 10 के अंदर पढ़ना है, ओके. तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. सो किड्स, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, वो कुछ रिसोर्सेज बायोटिक ऑरिजिन के होते हैं, कुछ ए बायोटिक. बायो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लाइफ, ठीक है. एंड ए का मतलब होता है विदाउट. So abiotic resources are without life. So now you can understand, हमारे बायोस्फीयर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं जो लिविंग ऑरिजिन के हैं, वो सारे क्या हो गए? बायोटिक रिसोर्सेज. एज यू कैन सी, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर सेल्स. हम लोग भी क्या हैं? वी आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज. ऑन द अदर हैंड एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? बायोस्फीयर के अंदर मौजूद वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग ऑरिजिन की हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है. हमारे इकोसिस्टम को सस्टेन करती है, वो हमारे एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम को बिल्डअप करती है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, विंड, वाटर, रेन, सॉइल, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कोई चीज़ कब तक रह सकती है, ठीक है, और या फिर कब तक ख़त्म हो सकती है. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है. दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू एंड लाइक सून, ठीक है, ये जल्दी से नहीं ख़त्म होंगे. सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. इसमें भी 2 डिविजन है, कॉन्टिन्यूस एंड बायोलॉजिकल. कॉन्टिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज कौन से हैं? जिनका रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट एंड रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, जल्दी जल्दी से रिप्लेनिश हो रहे हैं, ठीक है. जैसे विंड है, वाटर है, तुरंत से ख़त्म हो रहा है, तुरंत से बन जा रहा है. लेकिन नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इसको तो बहुत टाइम लगेगा ना. एक जंगल अगर काट दिया तो उसको वापस जंगल को उगने में तो कितने साल लग जाएंगे. तो इसका रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट जो है वो काफ़ी लो है किड्स, इसीलिए ये बायोलॉजिकल आप इसको बोलते हो रिसोर्स. ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्स, जो हमेशा आपको मिलता रहता है, कंटिन्यूसली आपको मिलता रहता है, ओके. ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होंगे? जो कि आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं लेकिन उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी जो है वो तुरंत से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है. सो दे आर फॉर्म्ड ओवर अ सस्टेनेबली लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. बहुत टाइम लगता है इसको फॉर्म होने में, ओके.
So renewable, like here you can see petroleum. It takes millions of years to form, right? ये भी दो तरह के होते हैं, रिसाइकलेबल, जिसको वापस से रिसाइकल करके वापस बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, देखो ये बॉटल है, मेटल से बना हुआ है, इसको रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग, राइट? एंड देन दे आर सम विच इज़ नॉन रिसाइकलेबल, राइट? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, एक बार कहीं तो गई, उसको वापस कैसे आप रिसाइकल कर पाओगे, ओके? या फॉसिल फ्यूल है, एक बार पेट्रोल भराया, रोड ट्रिप पे निकले, पेट्रोल धुआं हुआ, तो वापस से धुएं से पेट्रोल नहीं बन पाएगा, राइट? तो कैसे यूज़ करना है, थोड़ा दिमाग लगाकर सोच समझ के यूज़ करना है। Okay, on the basis of ownership, we can divide the resources into 4 categories: individual resource, community resource, national resources and international resources. Okay, as the name suggests, individual resource का owner कौन होगा? एक individual person होगा। ये फोटो कहाँ की है भैया? बहुत फेमस बिल्डिंग है, बड़े अमीर आदमी का घर है ये, कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। 5, 4, 3, 2, 1, on your mark, get set, go, बताओ। एंटिला, राइट? अंबानी जी का घर है ये उनका इंडिविजुअल रिसोर्स है। हम लोग कोई भी जा करके उसको सिर्फ देख सकते हैं, रह नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है? सो एनीथिंग विच इज़ ओन्ड बाय द इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल रिसोर्स। ये फ़ोन मेरा है, तो ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, ओके? जो प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, जो फार्मर्स का ज़मीन होता है, पॉन्ड होता है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं, ठीक है? अगर किसी ने खुद से बनाया हुआ है तो। ना कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कलेक्टिवली बहुत सारे लोग ओन कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे मैं कोटा में रहती हूँ, तो कोटा में अगर मेरी कॉलोनी के अंदर एक पार्क है, वहाँ पे सारे बच्चे जा कर के खेलते हैं, और सारे बड़े बूढ़े जवान सब वॉक करने अगर जाते हैं, तो इट्स अ कम्युनिटी रिसोर्स, ओके? सो इट इज़ ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी कलेक्टिवली, ओके? सो विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, ओके? नेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं? नाउ चैलेंजर इज टेलिंग मी टू आस्क सम क्वेश्चन, शुड आई आस्क यू और नॉट? टेल मी। अच्छा चलो, तो अभी चैलेंजर जो है वो एवेंजर को बोल रहा है कि आप बच्चों से पूछो व्हाट इज 1 नॉटिकल माइल्स? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स? जल्दी से बता दो बच्चों, क्या होता है? हाँ, आई थिंक इट इज़ 1.852 किलोमीटर। आप लोग एक बार कंफर्म करना, ठीक है? तो नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं बच्चों? जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्स होंगे, जैसे सपोज करो ये इंडिया का नक्शा मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है? देखो बोर्ड पे तो ज़रा इजीली बन जाता था ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है ये मैप बनाने में, है ना? ये बना अपना अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि, मिजो, त्रिपुरा एंड ओके, ठीक है? तो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है बेटा अपनी, ये पूरे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्स आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या होंगे? हमारे नेशनल रिसोर्स होंगे। टेक्निकली देखा जाए तो सारा रिसोर्स नेशनल रिसोर्स ही होता है, ठीक है? एंड अदर देन दैट किड्स, जो भी हमारे 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया होते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर वाटर के अंदर, वो भी अपना नेशनल रिसोर्स के अंदर ही आता है। 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड सारा का सारा इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है? अब इसमें एक 12 नॉटिकल माइल्स और एक जगह होती है जिसको हम कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं। यहाँ पर हमारी नेवी अलॉटेड होती है फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, ठीक है? जो बॉर्डर की सेफ्टी होती है उसके लिए। एंड किड्स, ये जो अपना मेन लैंड जो होता है, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब यहाँ से अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको यूनाइटेड नेशन से क्या करना पड़ता है? परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है? तो हम अपने इंडियन ओशन में से मैंगनीज जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड वी हैव टेकन परमिशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। सो दिस कम्स टू द 4th कैटेगरी विच इज़ इंटरनेशनल रिसोर्स विच आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर जैसे UN है,
ठीक है, वो अगर कोई रिसोर्स को ओन कर रहा है तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। जैसे आप देखते होगे यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी जगह को हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर रखा है। सो दैट इज़ नॉट जस्ट अ नेशनल रिसोर्स, नाउ इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल रिसोर्स ऑल्सो। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया अपने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ना ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी हैव गॉट 4 काइंड्स ऑफ रिसोर्स अगेन, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। बहुत ईजी है, ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल रिसोर्स वो हैं जो कहीं पे मिल तो रहे हैं लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारा वाटरफॉल है, बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा मिनरल्स है, लेकिन पूरा सर्वे नहीं किया गया है अभी तक। जैसे वाटरफॉल्स का कोई सर्वे अभी तक कंप्लीटली किया ही नहीं गया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर कितने वाटरफॉल्स हैं, तो वो उनके पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर आएंगे। जैसे किसी भी देश के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे तुम लोग हो क्लास 10 में हो, तुम सारे के सारे पोटेंशियल रिसोर्स हो, क्योंकि तुम लोगों के ऊपर आपके पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं और तुम आगे जा कर के क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो आप लोग देश के लिए पोटेंशियल रिसोर्स की तरह हो। ठीक है, आगे आप यूटिलाइज किए जाओगे। ओके ना, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं, जिनकी क्वांटिटी क्वालिटी सब पता है हमें, वो डेवलप्ड रिसोर्स है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हम यूज़ में ले रहे हैं, कोल जितना भी है हम वो यूज़ में ले रहे हैं, पेट्रोलियम यूज़ में ले रहे हैं, दैट इज़ डेवलप्ड रिसोर्स। स्टॉक क्या होता है, those material which is available in environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have appropriate technology to access these। हमारे पास कुछ रिसोर्स है बट हमारे पास उसका नो हाउ नहीं है। नो हाउ का मतलब we do not know how to use it। okay, we do not have the technology, we do not know the technology, basically not have नहीं, we do not know the technology that how do we use it। जैसे आपको पता होगा H2O वाटर जो होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं एंड हाइड्रोजन कैन वर्क एज फ्यूल, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल्स को कैसे निकाल करके एक जगह पे कलेक्ट करना है वो हमें नहीं पता। ठीक है, इसको फ्रीली कैसे कलेक्ट करना है हाइड्रोजन को नहीं पता, तो हम वो हमारे लिए क्या हो गया, स्टॉक हो गया। रिजर्व्स क्या होते हैं, ये एक सबसेट है स्टॉक का। सबसेट मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर ये पूरा का पूरा स्टॉक है तो ये क्या है, रिजर्व। ठीक है, एक छोटा सा सबसेट है। रिजर्व क्या है बच्चों, कि अपने पास कुछ रिसोर्स है, हमें पता है कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम दिमाग लगा रहे हैं, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए हमने सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, लाइक किड्स आपको पता है अपना देश जो है तो नदियों का देश है, राइट, इतनी सारी नदियाँ हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे सिर्फ 22% इलेक्ट्रिसिटी ही हम हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट करते हैं। बाकी मैक्सिमम एनर्जी जो है ना 75% हम अभी भी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं। तो क्या हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं बना सकते, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, लेकिन हमने इस एनर्जी को सेव करके रखा हुआ है अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ रिजर्व नॉट अ स्टॉक। ओके, नाउ आई थिंक आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर लोगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मैक्सिमम टाइम्स आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, प्लीज़ आपको रीड करना है और एक बार खुद से लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का कैटेगराइजेशन। ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे जब आपको मैं आगे का स्लाइड पढ़ा दूंगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं जब हमने इतने टाइम से रिसोर्सेज को ना बिना सोचे समझे यूज़ किया ह्यूमन बींग्स ने। तो आपको क्या लगता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी। हमने मतलब ऐसा सोचा यार रिसोर्स तो फ्री गिफ्ट है नेचर का, चलो यूज़ कर लेते हैं, और हमने यूज़ किया किया किया, बट अल्टीमेटली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। आज की टाइम पे 21st सेंचुरी में दो ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो अगर हमें कोई भी काम करना होता है ना, जैसे कि अगर मुझे सपोज करो 10th बोर्ड में 90% स्कोर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने वीकनेसेस निकालूंगी।
फिर मैं उस पर काम करना शुरू करूँगी, तब मैं अपने स्ट्रेंथ पे भी काम करना शुरू करूँगी, एंड फाइनली आई विल गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। ओके, तो अगर हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने आँख बंद करके इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज को यूज़ किया है। ठीक है, तो उससे जो प्रॉब्लम आई है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखो, रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ है जो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसोर्सेज आर वेरी वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड टू सस्टेन अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है तो रिसोर्सेज तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को यूज़ करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहला चीज़ क्या होगा? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स होगा। ठीक है, इनफैक्ट डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स हुआ है। ठीक है, रिसोर्स डिप्लेशन इज द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड। आप लोगों ने क्लास 9 में फॉरेस्ट वाला एक चैप्टर पढ़ा था, राइट, हिस्ट्री के अंदर। वहाँ पे आपने देखा था कितनी हाई रेट से हमने फॉरेस्ट को यूज़ में ले लिया, फिर एक जैसे प्लांट लगा दिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करके, पूरा का पूरा जो डाइवर्सिटी था उसको ख़त्म कर दिया। इसको हम डिप्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, रिसोर्सेज जो हमने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास? डिप्लेशन की आई प्रॉब्लम। Then which was the next problem? Accumulation of resources. We have seen that a certain group of people have got the maximum resources and there are a set of people जिनके पास कुछ भी resources नहीं है. Okay, so our society has got divided into rich and poor. That is another problem, that most of the resources are accumulated in few hands. कुछ लोगों के पास ही बहुत सारा रिसोर्स है, कुछ लोगों के पास है ही नहीं। ठीक है, तो एक ना नाइक करके एक शूज़ आता है, उसका ना टैग लाइन है डू इट। ठीक है, ऐसा करके कुछ टैग लाइन है, जस्ट डू इट। ओके, ऐसा है कुछ, राइट। तो देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास इतना पैसा है, दे कैन अफोर्ड नाइक, जस्ट डू इट, एंड देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, सो दे हैव टू से जस्ट डू विदाउट इट। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी तुमको सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट डू विदाउट इट, ये दोनों टैगलाइन यहाँ पे फिट हो जाती है ना। तो हमारी सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइड हो जाती है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट इट हैज़ क्रिएटेड इकोलॉजिकल क्राइसिस। हमने नेचर को इतना तबाह कर दिया अंधाधुन यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को, दैट वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स नाउअडेज। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन. So these are all the problems caused by the indiscriminate use of resources. Okay, now what is the next step? So अगर problem है तो solution भी है, right? समस्या के बारे में समाधान ढूंढना ही क्या है? एक अच्छा आरंभ है, right? तो हमने समाधान ढूंढा है बच्चों, आरंभ है प्रचंड। ओके, तो वो जो समाधान है ना वो यहाँ पर छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो है ये तुमने क्लास 8 में भी पढ़ा ही होगा, 9 में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ 10 में से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो भूल चुके होंगे। पिछले 4 महीने से तुम्हें पढ़ा के समझ गई हूँ तुम लोगों को। ओके, तो इसलिए मैं फिर से पढ़ाऊँगी। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं सिर्फ हम, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। या डेवलपमेंट दैट मीट्स द डिजायर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, चलो अभी मैं ये क्वेश्चन का आंसर आप दो मुझे फटाफट से। 5 4 3 2 1 गो। ओके, and the answer is B. Okay, very good, very well done जिन्होंने भी किया। Now sustainable development, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन फिर से बता दूं, वैसे तुम लोगों को तो आता ही होगा। देखो बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ना, या फिर आप बोल सकते हो डेवलपमेंट प्लानिंग जो कर रहे हैं हम, उसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, 1 2 3 मैं बताऊंगी आपको, लेकिन पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट करो, एनवायरनमेंट को डैमेज मत करो। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन।
डेवलपमेंट करो, लेकिन इस तरीके से डेवलपमेंट मत करोगे कि आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए कुछ बचे ही नहीं। मतलब तुमने आंख बंद करके ऐसा डेवलपमेंट किया, इतना रिसोर्स यूज़ कर लिया हद से ज़्यादा कि आगे आने वाली जनरेशन के पास कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी मत करो, सेव करो, ठीक है, रिसोर्सेज को सेव करो एंड एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट को भी सेव करो। आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट को तो सेव करना ही है, रिसोर्सेज को भी सेव करना है आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ रियो डी जनेरियो अर्थ समिट, जो फर्स्ट समिट हुआ था जिसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात उठी थी, ठीक है। देन वी स्टडी अबाउट एजेंडा 21, जो कि एक्चुअली में एक आउटकम ही है हमारे रियो डी जनेरियो समिट का। एंड फाइनली वी विल स्टडी अबाउट रिसोर्स प्लानिंग। अगर हमने रिसोर्स प्लानिंग कर ली अच्छे से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल इन योर रियल लाइफ ऑल्सो। अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर ली किसी भी चीज़ की तो उसका एग्जीक्यूशन अपने आप क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। एंड एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा, है ना, बढ़िया बात। ओके चलो अभी आगे पढ़ते हैं रियो डी जनेरियो अर्थ समिट। Okay, my dear friends. So, Rio de Janeiro Earth Summit was held in the year 1992. To be very precise, it was held in the year June 1992. ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। एंड दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। एंड व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, बेसिकली व्हाई दिस वाज डन? सो इट वाज डन to solve the urgent problems of environmental protection, social and economic development. So sustainable development in short deals with the social development, economic development and environment also. ओके तो इन्हीं सब के बारे में बात जो है वो की गई थी हमारे रियो डी जनेरियो अर्थ समिट के अंदर। नाउ इसके आउटकम्स क्या क्या थे? तो बेटा आउटकम्स ये थे कि एक कन्वेंशन बनाया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी बनाया गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, या हुआ आप बोल सकते हो। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे एक कन्वेंशन हुआ, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ, देन प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट वर डिसाइडेड, एंड फाइनली द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड। ओके तो आप देख रहे हो एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। इसमें से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सब के सब क्या हैं, आपके नेचर से रिलेटेड, या हम एनवायरनमेंट को सेव करने वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 इसके आउटकम्स थे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डिसाइड किए गए, एंड रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये 4 आउटकम थे। एंड द फाइनल आउटकम वॉज एजेंडा 21, ठीक है। तो एजेंडा 21 क्या है बच्चों? इज़ अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नॉन बाइंडिंग मतलब कि मोस्टली ये जो प्लान है ये ग्लोबली, लोकली भी कर सकते हो, नेशनली भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है आपको कैसा करना है इसको इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये किसका प्लान है? एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जनेरियो। इट कॉम्बैट्स, ये प्लान के अंदर हम करते क्या हैं, हम एनवायरमेंटल डैमेज को इन्वायरमेंटल डैमेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पोवर्टी एलिमिनेट करना चाहते हैं, और डिजीज़ जो होती हैं उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं विद द म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एक जो हम सारे के सारे जो ग्लोबली इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके हम इन्वायरमेंटल डैमेज एंड पोवर्टी, डिजीज़, इन सब चीज़ों से लड़ते हैं। ओके तो इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 21 क्यों? क्योंकि 21st सेंचुरी के अंदर हमें ये सारी की सारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना था और एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन करना था। इसीलिए इसमें मज़े की बात ये है कि हर लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो अपना एजेंडा 21 फिक्स कर सकती है, एंड बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी दे कैन बेसिकली ट्राई टू अचीव इट। ओके मज़े की बात है। नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है रिसोर्स प्लानिंग। ओके रिसोर्स प्लानिंग जो है ना बच्चों वो बेसिकली डिसाइड करता है द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इफ़ वी आर डूइंग प्लानिंग
then definitely the work is going to be the result is going to be much more fruitful. Okay, the work is going to be very easy for us. तो हम रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो हम अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से सीख करके प्लानिंग करते हैं. ठीक है, कि पहले मैंने कुछ गलती की है उसको वापस से रिपीट नहीं करनी है. ओके, एंड देन व्हाट वी डू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. मतलब सबसे पहले आपका जो स्टॉक है उसको आप क्या करते हो, सर्वे करते हो, मैपिंग करते हो, उसका क्वांटिटी क्वालिटी जो है वो पता करते हो. ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया. प्लानिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, वो ट्रायंगल याद करो. अब फिजिकल एनवायरनमेंट आपको तो मिल ही गया, आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए जो आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है, इन सब की मदद से आप एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बना देते हो, एंड दिस इज कॉल्ड अ रिसोर्स प्लान. ठीक है, एंड फाइनली ये जो प्लान बनाया है हमने, इसको हम लोग जो हमारा नेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उससे मैच करते हैं. ठीक है, नेशनल प्लान जो होगा हमारे डेवलपमेंट का उससे. और अगर ये प्लान सही लग रहा है मुझे तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, अगर नहीं सही लगेगा तो देन आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली. सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट थ्रू दिस PDCA. प्लान करो पहले, देन डू, देन चेक एंड देन एक्ट. ओके, तो सबसे पहले प्लानिंग में हमने क्या किया, इन्वेंट्री आइडेंटिफाई किया और इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी की मदद से एक प्लान बनाया. ठीक है, फिर ये जो भी हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान था जो हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पे डू किया, उसको हमने चेक किया किसके साथ, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ. अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया. अगर मुझे नहीं समझ में आया, वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ नहीं मैच कर रहा था, तो अगेन आई विल एक्ट एंड आई विल चेंज माई प्लान. प्लान A नहीं वर्क करेगा तो प्लान B वर्क करेगा, B नहीं वर्क करेगा तो C वर्क करेगा, राइट. बट ऑब्वियसली कोई ना कोई प्लान तो वर्क कर ही जाएगा. ओके किड्स, सो नाउ दीज टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ये जो अभी हमने जितना भी पढ़ा उसके अंदर से. एक्सप्लेन 3 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. आई थिंक आप ये बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन कर दोगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. हाउ फार इट इज़ करेक्ट टू से दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. एक रीजन है मेरे पास, कोई भी एक रीजन है, सपोज करो X. यहाँ पर अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तभी इसका डेवलपमेंट होगा, ऐसा है क्या, बताओ. मेरे को नहीं लगता कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है. ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट द प्लेस शुड हैव सम रिसोर्स, but at the same time we have to have technology also, we have to have some institution also, human beings who are going to play a very important role in the development of any region. Okay, so it's not that only availability of resources can develop any region. We have to think from the point of view of technology also, institution also, and human beings जो हैं वो कितने efficient है वहाँ पे, इन सब पे डिपेंड करेगा. तो बच्चों ये 2 आपके क्वेश्चन जो हैं, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपके होमवर्क हैं, आपको खुद से करना है. और मेरी मानो एक बार खुद से अगर लिखोगे ना, भले सही लिखो गलत लिखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. ओके किड्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड बिफोर आई एंड आई वांट टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग. तुम्हारे काम की बात है, आरंभ है प्रचंड सीरीज़ जो है वो यूट्यूब पे चल रहा है. आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट हैं आप कहाँ पर पूछ सकते हो, डायरेक्टली आओ मेरे स्पेशल क्लासेस में एवरी डे 12:30 पे. मैं वहाँ पे स्पेशल क्लास लेती हूँ जो कि फ्री की क्लास होती है. ठीक है, एवरी डे 12:30 विदाउट फेल आई टेक दिस क्लास, वेदर इट इज़ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. इसके अलावा भी लेती हूँ 1-2 क्लासेस, लाइक 5 PM पे भी कभी कभी लेती हूँ मैं क्लास, 9 PM पे भी लेती हूँ. तो अगर आप मेरा प्रोफाइल फॉलो करोगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वो सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे. बट विदाउट फेल एवरी डे आई कम एट 12:30 PM. वहाँ पर आप आओ, आ करके आप डाउट्स पूछ सकते हो. अभी उस पर 2 नए कोर्सेज लॉन्च करने वाली हूँ मैं, हेलो हिस्ट्री एंड इंग्लिश विंग्लिश, वो भी ज्वाइन कर सकते हो. इसके पहले के भी बहुत शानदार कोर्सेज जो ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं वो भी देख सकते हो. एंड जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, जाइए जा कर के ले लीजिए, बिकॉज इस ट्यूसडे से 22 सितंबर से एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं कराने वाली हूँ, जितने भी अपने सब्जेक्ट्स हैं उसके. इसके पहले हर चैप्टर का मैंने एक कोर्स बना रखा है, प्लस में वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे. ओके किड्स, सो दिस वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल.
अदर देन दैट आपको करना क्या है, स्टेप 1 डाउनलोड करो, स्टेप 2 मैनेज गोल सेलेक्ट करो, स्टेप 3 गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, स्टेप 4 सेलेक्ट एनी ऑफ दीज मंथ्स। अगर 1000 से कम क्रेडिट है 6 मंथ का ले लो, 1000 से ज़्यादा क्रेडिट है इनमें से कोई सा भी ले लो आप, एंड यूज़ द कोड RSYT। 4th स्टेप 10% डिस्काउंट। एंड 5th स्टेप क्या है बच्चों, पेमेंट एंड कम टू स्टडी। नाउ आपको अगर टाइम टेबल और नोट्स चाहिए इस पूरे सेशन का तो इस चैनल पर आपको मिलेगा। ये चैनल का भी लिंक, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फॉलो दिस चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आया गिव मी अ थम्स अप, ओके। अगर आपको लगता है कि इससे किसी और भी फ्रेंड्स की मदद होगी तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, हिट द बेल आइकन एज वेल। एंड कभी भी आज कल परसों जब भी तुम्हारा मन करे सब्सक्रिप्शन लेने का, RSYT कोड यूज़ कर लेना। इट विल रियली हेल्प मी अलॉट, इट विल सपोर्ट मी ऑल्सो, ओके किड्स। सो बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, लेट्स क्रैक इट, कीप क्रैकिंग इट, ओके।